किसान भाइयों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज का हमारा विषय है एकीकृत कृषि प्रणाली से रोजगार एवं आय का सृजन। आज का हमारा विषय है जिस तरह से कृषि प्रणाली, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष रावत। आप कृषि वैज्ञानिक हैं खंडवा से। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत। जी नमस्ते, धन्यवाद। रावत साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, किसानों के लिए इसके क्या महत्व हैं? एकीकृत कृषि प्रणाली जो है एक प्रकार की कंबाइन अप्रोच होती है, जिसमें कि किसान भाई जो भी उनके पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन करते हुए अधिक उत्पादन लेते हैं और जिससे कि उनको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो कृषि प्रणाली से किसान भाई कैसे आय सृजन कर सकते हैं? रोजगार की क्या संभावना है इसके जरिए? जो एकीकृत कृषि प्रणाली है वो आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है, क्योंकि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि परिवारों का आपस में जब बंटवारा होता है तो जितनी भी कृषि भूमि होती है उसका भी साथ में बंटवारा होता है, जिस कारण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि भूमि परिवारों की कम होते जा रही है। और ऐसे समय में जो है कि रोजगार का एक बड़ी समस्या ग्राम स्तर पे निकल के आती है और हम इसी कारण पाते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां पे कि 5% से लेके 20% तक का माइग्रेशन होता है, जो कि हमारे ग्रामीण युवा और उनके परिवार के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और फिर जब कृषि सीजन आता है तो फिर वो गांव में वापिस आ जाते हैं। इस प्रकार की समस्या का एक समाधान हो सकता है एकीकृत फसल प्रणाली। बिल्कुल। प्रदेश के भीतर ऐसे कई जिले हैं, कई क्षेत्र हैं जहां पर एक फसलीय होती है, साल भर के भीतर किसान एक ही फसल को ले पाते हैं। ऐसे में वो एकीकृत प्रणाली का कैसे फायदा ले सकते हैं? ये बात बहुत सही है कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि इस वर्ष में सिर्फ सिंगल फसल ली जाती है और ख़ास करके जो धान के इलाके होते हैं वहाँ पे खरीफ में सिर्फ धान की ही खेती हो पाती है और फिर सिंचाई न होने के कारण दूसरे सीजन में वो खेत खाली रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो है आय और जो रोजगार है दोनों एक बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के पास बनी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम यदि एकीकृत फसल प्रणाली का उपयोग करते हैं, पद्धति को अपनाते हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स को हम करने की कोशिश करते हैं अपने फार्म पर, तो मुझे ये लगता है कि उनकी आय भी बढ़ेगी और वर्ष भर जो रोजगार की समस्या रहती है उसको भी कम किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में जहाँ पे कि एक फसली खेती की जाती है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये जो हमारे वर्षा आधारित क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे क्षेत्रों में हम खेती के साथ साथ जो है सबसे अच्छा जो कंपोनेंट हो सकते हैं एकीकृत फसल प्रणाली के कि मुर्गी पालन का काम हम प्रारंभ करें और साथ ही हम दूसरा कंपोनेंट देखें तो बकरी पालन एक अच्छा कंपोनेंट हो सकता है। कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि जो सेरीकल्चर का काम, रेशम कीट का पालन भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं और वो अच्छा आमदनी भी कमा पा रहे हैं और रोजगार के तो अवसर उससे उत्पन्न हो ही रहे हैं। बिल्कुल। कम सिंचित क्षेत्र का आपने जिक्र किया, सरकार भी सिंचित क्षेत्र का जो रकबा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में कई किसान भाइयों के पास ज़मीन की कमी है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी का संकट है। उन किसानों के लिए एकीकृत प्रणाली कितनी कारगर साबित हो सकती है?
मुख्य रूप से यदि हम एकीकृत फसल प्रणाली की यदि बात करते हैं तो वो दोनों प्रकार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रकार के कृषक वो हैं जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, दूसरे कृषक वो हैं जिनके की पास वर्ष भर सिंचाई का साधन उपलब्ध होता है, और उनमें से बहुत सारे कृषक जो हैं सिर्फ धान्य फसलों को ही लगाने का काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार ये चलते आ रहा है। तो यदि हम वर्षा आधारित क्षेत्र की बात करें तो वर्षा आधारित क्षेत्र में तो अभी हमने चर्चा की कि जैसे पोल्ट्री है और उसके साथ हम बकरी पालन का काम कर सकते हैं, किंतु यदि हम सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंचित क्षेत्र में जो अवसर हैं, जो कंपोनेंट हैं, हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से हम पशुपालन की बात करें, दूध उत्पादन जिसमें हम कहें, दूध उत्पादन एक अच्छा अवसर हो सकता है रोजगार का भी और आय का भी। इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में जो मछली पालन का काम है, मछली पालन का काम वर्ष भर चल सकता है, और अभी हम देखें तो हमारे प्रदेश में और देश में भी मछली की डिमांड जो है लगातार बढ़ते जा रही है, और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में हम जो है मुर्गी पालन का भी काम कर सकते हैं। ये इसकी भी जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की भी जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है, जिसमें हम अंडा उत्पादन के लिए भी पोल्ट्री का उपयोग कर सकते हैं और मांस के लिए तो हम करते ही हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद खेती किसानी से जुड़ी कुछ और चर्चाएं करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्षा काल का आपने जिक्र किया, अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, तो ग्रीष्म काल में एकीकृत प्रणाली में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हो सकता है? देखिए, यदि हम एकीकृत फसल प्रणाली की बात करते हैं तो इसके मुख्य घटक में यदि हम आए तो फसल तो एक इसका मुख्य घटक है ही है। इसके साथ जो पशुपालन है, खास करके दुग्ध उत्पादन, और जो है हमारा वर्मी कल्चर जिसको हम वो केचुआ उत्पादन कहते हैं, और केचुआ खाद बनाकर भी हम बेच सकते हैं। इस सीजन में केचुआ खाद की भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जो है हम जो मशरूम उत्पादन का काम है, मशरूम भी हम देखते हैं कि लगातार जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है और हमारे शहरों में जो लोग हैं वो मशरूम के महत्व को समझ रहे हैं, तो उसकी भी मार्केट में जो डिमांड है मशरूम की लगातार बढ़ रही है और अच्छा मुनाफा भी दे रही है। तो हम मशरूम उत्पादन का भी काम इसमें प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी रावत साहब। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए एकीकृत प्रणाली कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है लेकिन परिवार के सदस्य 10 हैं, तो उनके लिए एक रोजगार बड़ी समस्या। दूसरी बात ये कि वो कैसे खेती किसानी से प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर पर भी काम कर सकते हैं। जो एकीकृत फसल प्रणाली के अलग अलग मॉडल्स हैं, कुछ जो सीमांत कृषक हैं उनके लिए हैं, कुछ मॉडल्स जो हैं हमारे छोटे कृषकों के लिए, कुछ मॉडल्स हमारे मध्यम कृषकों के लिए हैं। यदि हम छोटे कृषकों की बात करते हैं तो छोटे कृषकों के लिए सबसे अच्छा जो मॉडल निकल के आता है वो है कि खेती करें, उसके साथ साथ सब्जी उत्पादन का घटक को भी अपनाएं, इसके साथ वो पशुपालन के भी घटक को अपनाएं और वर्मी कंपोस्ट उस घटक में और वो जोड़ देते हैं। तो इन चारों घटकों को यदि देखें हम तो इनसे एक चक्र के रूप में पूरे वर्ष इनको रोजगार, कृषक भाई को रोजगार भी मिल सकता है और आय भी प्राप्त। बिल्कुल। तो एक तरह का ये फसल चक्र का ही हिस्सा है, फसल चक्र को भी किसान भाई अपना सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों को आप
फसल चक्र के बारे में भी बताएं कि वो कैसे एकीकृत प्रणाली में फसल चक्र की बारीकियों को समझ सकें। यदि हम एकीकृत फसल प्रणाली की बात करते हैं तो फसल चक्र उसमें अपने आप समाहित होता है। जी। क्योंकि जब भी हम फसलों को लगाते हैं तो एक सीक्वेंस में लगाते हैं कि जैसे पहले खरीफ में हमने मान लीजिए अधिक पानी वाली फसल लगा ली, तो फिर हम रबी में आते हैं कम पानी वाली फसल लगाते हैं। जी। उसके बाद हम यदि जो ग्रीष्मकालीन है उसमें हम दलहन की फसल जोड़ देते हैं और हम इस चक्र को इस प्रकार अपनाते हैं कि जिससे कि कीट व्याधि, भूमि के पोषक तत्व जी। और जो हमारा जो श्रम है उसका बराबर अनुपात में उसका जो है उपयोग हो पाए और जो हमारी लागत है वो बढ़े ना कम रहे। तो किसानों को आप उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सुझाव देंगे? जो आपने बातें कही उसमें अगर इस हिस्से को भी जोड़ा जाए तो। यदि कृषक भाइयों को उत्पादन बढ़ाना है, यदि खास करके हम फसल और जो बागवानी फसलों की और सब्जी वाली फसलों की बात करते हैं तो उसके मुख्य घटक हो सकते हैं कि जैसे बीज का सही होना, उसके बाद सिंचाई पर्याप्त देना, इसके बाद कीट व्याधियों का समय पर रोकथाम कर लेना, आवश्यकता अनुरूप फर्टिलाइजर या खाद का उपयोग करना, समय पर जो है उनकी हार्वेस्टिंग करना, कटाई करना जी। और इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण ये कारक ये है कि जब मार्केट में डिमांड हो, जब प्राइस हाई हो, उस स्थिति में ही विक्रय के लिए ले जाना। यदि हम अपनी फसल को संभव हो रोक सकते हैं तो रोक लेना चाहिए। यदि उससे हमारा जब मार्केट में ज़्यादा प्राइस रहते हैं तब हम उसको सेल करें। लेकिन खासकर हमने देखा है कि सब्जी वाली फसलों में ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है कृषक भाइयों के लिए। इस प्रकार की प्रक्रिया को अन्न वाली फसल में या दाल वाली या तिलहन वाली फसलों में अपनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बारीक जानकारी आपने दी है किसानों को। ये दूसरी बात ये भी कि मिट्टी परीक्षण की क्या भूमिका है इसमें? जितनी भी हम फसलें भूमि से उगाते हैं वो अपना पूरा पोषक तत्व जो है भूमि से लेती है। यदि भूमि में पोषक तत्वों की कमी है तो ऐसा कोई भी और दूसरा संसाधन नहीं है जिससे कि फसल और हमारे जो दाने हैं वो हेल्दी और चमकदार निकले। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारी भूमि उपजाऊ रहे और जो फसल हमने लगाया है उसके अनुरूप हम अपना रासायनिक खाद हो या फिर जैविक खादें हो वो दें। यदि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी पैदावार किसी भी परिस्थिति में अच्छी नहीं होगी। कई बार तो हम ये भी फील्ड स्तर पर देखते हैं कि जो बहुत सारे पोषक तत्व हैं उनकी कमी के भी लक्षण फसलों में निकल के आने लगते हैं। जी किसान भाइयों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद खेती किसानी से जुड़ी कुछ और चर्चाएं करेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पोषक तत्वों को कैसे बढ़ाएं आपने फसल, बीज और उसकी किस्मों के बारे में बताया। जो पशुपालन में नस्लें होती है उसका चयन कैसे होना चाहिए? पशुपालन की यदि हम बात करते हैं तो जब भी हम नस्लों की चयन करें तो हमें देखना होता है किसान भाई को कि उनकी क्या आवश्यकता है। जी। क्या वो दूध के लिए पालना चाह रहे हैं,
क्या वो नर पशु को विक्रय के लिए पालना चाह रहे हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। उस उद्देश्य के आधार पर ही किसी भी प्रकार के पशुओं का चयन करते हैं, चाहे वो दुधारू पशुओं की यानी हम कैटल की बात कर लें, या हम बकरियों की बात कर लें, या अन्य हम किसी पशुओं की बात करें। रोग एक बड़ी समस्या है। संक्रमण रोग भी जिस तरह से ग्रीष्म काल में फैलते हैं, उनको कैसे रोका जाए पशुओं में? ग्रीष्म काल में ज़्यादातर रोग जो फैलते हैं उनका मुख्य कारण है कि संक्रमित जल, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीष्म काल में पशुओं को पीने के लिए जल जो है या तो किसी तालाब से या किसी ऐसी जहाँ पे वर्ष भर जल रहता है वहाँ से पीते हैं जी। या फिर हम कभी कभी देखते हैं कि ट्यूबवेल से पानी हम निकाल के टंकियों में स्टोर करते हैं और फिर पिलाते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो ग्रीष्म काल का समय होता है उसमें कंटेमिनेशन के जो संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए पशुपालक के रूप में कि हम जब भी पशुओं को जल दें तो वो ताज़ा हो और साफ हो। बिल्कुल। आप तो खुद लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में आप वैज्ञानिक हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम करते हैं? किसान भाई कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं एकीकृत प्रणाली के क्षेत्र में? अभी वर्तमान में हमारे देश में लगभग 331 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि सतत कार्य कर रहे हैं जी। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात हम करें तो मध्य प्रदेश में 54 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी। और ये 54 के 54 कृषि विज्ञान केंद्र जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि रिसर्च अनुसंधान संस्थानों और जो कृषक है उनके बीच में ब्रिज का काम करना। जितनी भी हमारी नई टेक्नोलॉजियाँ हैं, नए अनुसंधान हैं, वो रिसर्च जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पर विकसित की जाती हैं। उनको हम जो है हमारे स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पर क्षेत्र परीक्षण करते हैं पहले जी। उसके बाद उनका हम प्रदर्शन डालते हैं और फिर उनके डेटा उनके आंकड़ों के आधार पर जो है हम किसानों के बीच में वो तकनीकी को लेकर जाते हैं। इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रशिक्षण कौशल विकास के कार्य में भी लगे हुए हैं जो कि किसानों को की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रत्येक ज़िले में हम जानते हैं कि एक कृषि विज्ञान केंद्र होता ही है, तो जो उस ज़िले की डिमांड होती है उस ज़िले के युवाओं को जो जिस कौशल पर ट्रेनिंग लेना होता है कृषि विज्ञान केंद्र निःशुल्क उनको वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ हम जो है नई टेक्नोलॉजियों के प्रदर्शन के लिए हम जो है मेले या फिर कार्यशालाएं या कई बार हम नई टेक्नोलॉजी के मॉडल्स भी किसानों के लिए बनाते हैं जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं। और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में मुझे ये लगता है कि उस जिले के प्रत्येक कृषक को जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी तकनीकी कृषकों के प्रदर्शन के लिए रखी गई है और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी तकनीकी प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं वो उस जिले के लिए होती हैं और वो टेस्ट करने के बाद ही वहाँ पर प्रदर्शनी रखी जाती है। यदि हम सीज़न की बात करें जैसे खरीफ और रबी और जायद के मौसम में हम बात करें तो जिस जिले का कृषि विज्ञान केंद्र होगा वहाँ की पॉपुलर जो फसल होगी उनकी विभिन्न प्रजातियों का वहाँ पर लाइव डिमोन्स्ट्रेशन रखा जाता है जिससे हम तकनीकी प्रदर्शन जिससे कि हम वहाँ पर तकनीकी प्रदर्शन किसानों के लिए कर पाएँ। बिल्कुल। तो आधुनिक तरीके से भी किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर किसान अपना विस्तार चाहता है, तो कृषि के क्षेत्र में कैसे विस्तार हो सकता है? यदि हम विस्तार की बात करें तो किसी भी जानकारी को जी। अनुसंधान को या नई तकनीकी को उसके मूल स्थान से कृषक तक पहुंचाना यही विस्तार है।
विस्तार के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र लगे हुए हैं। जी। यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ये जो है, जो हमारी रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज हैं, इन पर बेस्ड होता है और इनको रिकमेंड करने के लिए फोकस करते हैं। यदि हम राज्य स्तर की बात करें तो सीएट संस्था है जो कि भोपाल में ही मौजूद है। ये राज्य स्तर की कृषि विस्तार एवं ट्रेनिंग की उच्च संस्थान है, और जो कि कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे प्रदेश के, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर जी। या और हम कहें कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, यहाँ पर जो छात्र पढ़ के निकलते हैं ये भी जो है भविष्य में विस्तार के ही काम में लगते हैं, चाहे वो कृषि विभाग के माध्यम से हो, बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के माध्यम से हो। ये सभी विस्तार के क्षेत्र में ही आगे चल के काम करते हैं। इसके बाद जो है, जो आत्मा परियोजना है जी। वो प्रत्येक जिले में काम करती है, और इनका जो मुख्य इकाई होती है वो विकास खंड स्तर पर होती है। बिल्कुल। तो इनके विकास खंड स्तर पर एक ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर होते हैं और 2 इनके सहयोगी होते हैं। ये हर विकास खंड लेवल पर काम करते हैं, और जो ग्रास रूट लेवल से जो समस्याएं और डिमांड आती हैं कृषकों की, उन विषयों पर आत्मा परियोजना के भी माध्यम से ट्रेनिंग या फिर फार्म फील्ड स्कूल का आयोजन किया जाता है। और यदि किसी नई टेक्नोलॉजी को उनको देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो फिर आत्मा परियोजना के बिल्कुल, तो आत्मा परियोजना के जरिए भी आप फायदा उसका ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपने एकीकृत प्रणाली से जुड़ी हुई हमारे किसान भाइयों को दी। आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े, रावत साहब आपका बहुत धन्यवाद। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। असम में नया यूरिया प्लांट लगेगा, 30 लाख किसानों को देंगे सोलर पंप। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 5 मई तक, 10 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन, और गेहूं उपार्जन में महिलाओं की होगी सहभागिता। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसर में एक नया यूरिया संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परियोजना की अनुमानित लागत 10,601 करोड़ रुपए और क्षमता 12 लाख टन वार्षिक उत्पादन की होगी। अधिकतम 4 वर्ष में ये कारखाना चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कारखाने से पूर्वोत्तर में यूरिया की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ये बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में यूरिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने बताया कि इस कारखाने के जरिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इसके साथ ही यूरिया के मामले में देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की उर्वर धरा में खेती किसानी लाभ का व्यवसाय है। हमने इसी दिशा में काम किया है, नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों में आगे निकलकर देश में अव्वल स्थान पर है। हम खेती किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर यादव समत्व भवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज की ओर से मध्य प्रदेश आए अध्ययनरत छात्रों के दल को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता में मध्य प्रदेश में बीते दशकों में लगातार काम हुआ है। खेती के साथ साथ सिंचाई पर भी हमने काम किया है। वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्य प्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। आज मध्य प्रदेश में 55 लाख से अधिक कृषि हेक्टेयर भूमि को हमने सिंचित क्षेत्र में लेकर आए हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 5 मई तक की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देगी। इस बार 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए अभी तक 10,20,224 किसानों ने पंजीयन कराया है। गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर कराने की अपील की गई है। किसान पंजीयन करा सकते हैं। खरीदी उपार्जन केंद्रों में 5 मई तक खरीदी होगी। गेहूं खरीदी के लिए 2648 उपार्जन केंद्र बनाए जा चुके हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठकों को कार्य देने का प्रावधान उपार्जन नीति में किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठकों का 1 वर्ष पूर्ण का पंजीयन होना चाहिए। महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठकों के बैंक खाते में न्यूनतम 2 लाख रुपए जमा हो। समूह द्वारा विगत 1 वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया गया हो। समूह में समस्त सदस्य पदाधिकारी महिलाएं हो। विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गई हो और महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा जरूरी है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, एकीकृत प्रणाली क्या है ये आपने जाना। इसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आय के साधन की अपार संभावना इस क्षेत्र में है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। नमस्कार।